समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं फरहत नाज। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कुशल हाथों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और युवा कौशल की वजह से भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें से एक है अटल इनोवेशन मिशन, जिसे नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। पब्लिक स्पीक में आज इसी योजना के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विषय है अटल नवाचार मिशन, भारत के नवाचार और उद्यमिता को मजबूती। तो आइए इसकी बारीकी को समझा जाए ताकि आने वाले युवा तकनीक के क्षेत्र में अपने आप को परिपूर्ण कर सके। इस योजना से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इन्हें हमसे आप जरूर साझा करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस समय स्टूडियो में मौजूद है जानी मानी आवाज अटल नवाचार मिशन के निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव। वैष्णव जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और श्रोताओ, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमें आपके कॉल का इंतजार है। नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया साइट एक्स पर #AskAIR के साथ भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। तो इससे पहले कि वैष्णव जी हमारे कॉलर हमसे जुड़े, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन किस तरीके से काम कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक जिसको फ्लैगशिप स्कीम कहेंगे, जिसका मकसद है कि भारत में एक कल्चर नवाचार और उद्यमिता यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर कैसे बना पाए। इसके अंतर्गत काफी अलग अलग चीजें हो रही हैं, जैसे कि स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बन रही हैं बच्चों को नवाचार सिखाने के लिए। कॉलेज इंडस्ट्री वगैरह में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। गांव में कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बन रहे हैं ताकि ये मूवमेंट वहां तक भी पहुंचे। नेशनल चैलेंजेस चल रही हैं जिसमें लोग अपने अपने आइडियाज से भारत को आगे ले जा सकें। जी वैष्णव जी, और जैसा कि आपने बताया कि अटल टिंकरिंग लैब के बारे में आपने बात करी, तो किस तरह की ये लैब है और इसमें किस तरीके से जो युवा हैं वो फायदा उठा रहे हैं। देखिए, भारत के 733 जिलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बन चुकी हैं। ये लैब्स ऐसी हैं कि जिसमें एक मेकर स्पेस जिसको कहते हैं, जिसमें 3D प्रिंटर्स होते हैं, वाइनल कटर्स होते हैं, मैकेनिकल टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें जिस बच्चे के जहन में कोई आइडिया है, कोई प्रोडक्ट है, वो लैब में वो बना सकता है। यानी अब तक जो ऐसी सुविधा जो थी वो हमारी स्कूलों में नहीं थी, और अब जाके अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए बच्चे अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को लेके उसका सोल्यूशन कैसे बनाएं, उसके लिए एक प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ये सब चीजें यहाँ कर सकते हैं। जी बिल्कुल वैष्णव जी, और इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन कॉलर हमारे जुड़ गए हैं। मोहन पासवान है दरभंगा बिहार से। हेलो। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार सर, मैं अटल नवाचार की विशेषता के बारे में जानना चाहता हूँ कि भारतीय समाज के बच्चे बुजुर्गों के लिए इसमें क्या विशेषता दिए गए हैं सर। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मोहन जी। तो इसके अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी नई चीज जो इन दिनों हुई है, जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें स्टार्टअप्स बनने हैं, उसमें कुछ इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कि बेंगलोर में असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है, जिसके अंतर्गत शारीरिक रीत से किसी भी प्रकार की बुजुर्गों को जरूरत हो, जैसे नए प्रकार के चश्मे की जरूरत हो, नए प्रकार के लकड़ी की जरूरत हो, ये पूरी नई तकनीक से ये चीजें जो किसी को भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयां शारीरिक हो उनके लिए कैसे बना पाएं, ऐसा एक इंक्यूबेटर बन रहा है। वैसे 100 ऐसे इंक्यूबेटर हैं जिसमें आप आज की तारीख में 4,000 जो स्टार्टअप्स हैं उसमें से
आपको स्टार्टअप्स ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसी दुविधाओं के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। वैष्णव जी, इस मिशन में आवेदन करने की आयु सीमा क्या है? इस मिशन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए जाने में तो कोई भी आयु का कोई भी जा सकता है। स्कूलों में जब अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करें तो 11 साल की उम्र से एक बच्चा डिजाइन थिंकिंग, नवाचार, उद्यमिता वगैरह सीख सकता है। अच्छा, तो ये यानी कि सिर्फ यंग जनरेशंस के लिए नहीं है बल्कि बुजुर्गों के लिए भी ये किसी भी सबके लिए है। ये सबके लिए है जी। तो वैष्णव जी, इसमें किसी तरह की वित्तीय सहायता भी दी जाती है? इसमें वित्तीय सहायता मिलती है। जैसे अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं जी, तो कुल 25 लाख तक आपको एक ग्रांट मिल सकती है। आपका आइडिया जब थोड़ा बहुत भी मैच्योर हो जाता है तो ये इंक्यूबेशन सेंटरों से आपको इस प्रकार की ग्रांट मिल सकती है जिससे आप अपना आइडिया पुरवार कर सकें कि भाई ये चलेगा, इसको ऐसे चलाएंगे वगैरह। सिमिलरली अगर जो हम नेशनल चैलेंजेस चलाते हैं जी, उसके अंतर्गत एक स्टार्टअप को 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है जी। तो अब हमारे नेक्स्ट कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। मुकुल नाम है उनका और वो है जामनगर, गुजरात से। जी मुकुल। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था चिंतन जी से कि जो अटल इनोवेशन मिशन में जो इन्वेंशंस हुए उसका कोई इन्वेंटरी टाइप या कोई वेबसाइट में या तो कोई पब्लिक डोमेन में है? हाँ जी मुकुल जी, भारत में कुल मिला के 14 अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग इनोवेशन के प्लेटफॉर्म्स बने हैं और इनमें से करीबन 12,000 स्टार्टअप्स निकले हैं, जिसमें से कुछ अटल में से निकले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में से निकले हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी में से निकले हैं वगैरह वगैरह। ये सारे स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन जो है ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर होता है। तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें 1,40,000 स्टार्टअप्स जो या तो इंक्यूबेटर में हो या ना भी हो, तो इनका पूरा विवरण आपको वहां मिल जाएगा। जी वैष्णव जी, बहुत ही अच्छा उत्तर था। और हम बात कर रहे थे अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। तो लगभग 1 करोड़ बच्चे जो है इस लैब का फायदा उठा रहे हैं। तो किस तरह की तकनीक उनको सीखने को मिलती है इस लैब के माध्यम से? तो इसमें क्या होता है कि जब आप एक तो आजकल एक दौर चला है डिजाइन थिंकिंग का, जिसमें आपकी जो क्रिएटिव प्रोसेस है जी, नॉर्मल तौर पे ये सृजनशीलता की जो प्रोसेस है वो काफी मेसी प्रोसेस है जी। क्रिएटिव विचार की एक व्यक्ति के जहन में आए, वो कैसे आता है वो हमें पता नहीं है जी। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करने की प्रोसेस ताकि एक क्रिएटिव सॉल्यूशन आप बना पाए, उसको डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। ये बच्चा जिसके मन में आइडिया है वो यहाँ जाके डिजाइन थिंकिंग सीख पाता है और तय कर पाता है कि इस प्रकार का प्रोडक्ट मुझे बनाना है जी। उसके बाद वो 3D प्रिंटर्स और बाकी साधनों के को लेकर वो चीज सही में बना सकता है। हाँ, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं कि जो बच्चों ने तैयार किया हो? तो बच्चे अगर आज की तारीख में आप देखें तो जैसे पिछले रविवार को जी हमने स्कूल इनोवेशन मैराथन जो हम हर साल चलाते हैं जी, ये इस बार का मैराथन का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो 1 लाख प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं जी। ये प्रोजेक्ट्स हर प्रकार के हैं, एग्रीकल्चर में हैं, हेल्थ में हैं, वाटर में हैं, डिजिटल फिनटेक में है। आप कोई भी विषय ले लो, कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं इस पे काम करे जी। बिल्कुल, हर बच्चे के अंदर जो एक नई सोच जो है वो डेवलप ऐसे भी होती रहती है और इस तरह की स्कीम से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। अब हरिद्वार से हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, रवि जी। रवि जी। हाँ नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम रवि जवालिया है, मैं गढ़वीरपुर से हूँ। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, महोदय जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो भी मतलब ये कौशल वगैरह का भी स्किल इंडिया का है, अगर हम इसकी कोई योजना है कोई भी सरकार की तरफ से निकलती है, इसकी क्या वेबसाइट है और इसका क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है सर? अटल टिंकरिंग लैब्स का कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। वो आपके नजदीक में जो स्कूल्स हैं
वहां आपको ये लैब्स बनी हुई हैं और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हर रीजन में बने हुए हैं। तो उनकी यादी हमारी वेबसाइट पे रहती है, वहां से नंबर लेके आप वहां या तो एड्रेस से जा सकते हैं या उनको फोन कर सकते हैं। जी रवि जी, आप इसकी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका टोल फ्री नंबर भी और सारी जानकारी जो है वो इस स्कीम के बारे में मिल जाएगी। और बात अब हम आगे करते हैं, शहरीकरण की थोड़ी सी बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरीके से जो बच्चे हैं वो लाभ उठा रहे हैं? जी, तो कुल मिला के ये 10,000 जो लैब्स बनी हैं उसमें से 6,600 लैब्स ग्रामीण क्षेत्रों में है। अच्छा। और तो उनका जो एक्सेस नवाचार और उद्यमिता, डिजाइन थिंकिंग का जो एक्सेस जो है वो शहर के बच्चों के बिल्कुल बराबर है। अच्छा। यानी इसमें ग्राम और शहर का कोई फर्क नहीं है। तो उसमें किसी तरह के कोई गाइड करने के लिए वहां पर लोगों को मुहैया कराया हुआ है? जी बिल्कुल। तो हर एक स्कूल में एक टिंकरिंग लैब के इंचार्ज हैं जो टिपिकली वहां के शिक्षक हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये सब चीजें वो बच्चों को सिखा पाएं। अच्छा। उसके उपरांत कुछ 6,200 मेंटोर्स हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में और अलग अलग क्षेत्रों में से जो मेंटोर वॉलंटियर करना चाहते हैं उनको इन स्कूलों से जोड़ा है ताकि वो भी बच्चों को बाहर की चीजें सिखा सकें और उनको रोजगार भी मिल सके। उनको रोजगार भी मिल जी, बहुत ही अच्छी चीज है। और अब फरीदाबाद से अनवर बिहारी जुड़ रहे हैं। जी अनवर जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। जी अनवर जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि स्टार्टअप इंडिया क्या है? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सबसे सीधा सवाल पूछा है, स्टार्टअप इंडिया क्या है? जी। स्टार्टअप इंडिया जो है वो एक ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो DPIIT जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया। और ये जो है वो स्टार्टअप के लिए पॉलिसीज बनाता है कि जैसे स्टार्टअप की 3 साल के लिए उसको टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए, या एक स्टार्टअप कौन रजिस्टर कर सकता है, कितना रेवेन्यू होना चाहिए उसके नीचे रजिस्टर कर सकता है वगैरह, वो जो रूल्स हैं ये पूरी पॉलिसी स्टार्टअप इंडिया बनाता है। स्टार्टअप इंडिया के पास रजिस्ट्री भी है, यानी अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना होगा ताकि आपको ये सारी जो सहूलियतें हैं वो मिल पाए। और अब बलरामपुर से रिंकी जुड़ रही हैं। जी रिंकी। नमस्ते। नमस्कार। और सर को भी मेरा नमस्ते। नमस्ते रिंकी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे स्टार्टअप को लेकर हो रहा है और आप मैम इतनी अच्छे से मतलब सवाल पूछ रहे, सर जवाब भी दे रहे, तो मेरे मन में भी सवाल आया है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं रूरल एरिया से आती हूँ, गांव ग्रामीण क्षेत्र से, यदि मुझे ऑनलाइन ना पता हो, ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो हम कैसे करें? इसमें ऐड ये करना चाहेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे हम अपना स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए तो हम सही जानकारी ले सके। तो ये आप अगर रूरल एरिया में हैं या अर्बन में हैं, कहीं भी हैं, तो फिलहाल भारत में 1070 के करीब इंक्यूबेटर्स बने हैं, छोटे बड़े। उसमें से करीबन 100 जो हैं वो अटल इनोवेशन मिशन ने बनाए हुए हैं, लेकिन बाकी और कई इंक्यूबेटर्स हैं। 450 तक इंक्यूबेटर गवर्नमेंट के हैं, बाकी प्राइवेट इंक्यूबेटर्स हैं। ये सब इंक्यूबेटर्स में एक आप जैसे किसी भी व्यक्ति को जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनको सारी सर्विसेज मिल सकती हैं कि आपके आइडिया को लेके आप एक स्टार्टअप कैसे बना पाएं। आपके एरिया में अगर आप हमारी ऑफिस कॉल करें, जैसे अटल इनोवेशन मिशन पे कॉल करें या हमारी साइट पे देखें, या आपके आसपास के लोगों को पूछे कि यहाँ इंक्यूबेटर कहाँ है, अगर आप वहाँ इंक्यूबेटर में पहुंच जाएं तो फिर बाकी की
सुविधाएं जो हैं, सर्विसेज, वो सारी आपको मिल जाएंगी कि आप कैसे आइडिया को आगे बढ़ाएं, इसका बिजनेस कैसे बनाएं, इसको कौन मेंटर करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा वगैरह। नहीं वैष्णव जी, अगर जैसे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है और मुझे इसके लिए अप्लाई करना है कि मुझे ये चीज स्कीम बनानी है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या कुछ तो फिल करना होगा, तो उसका माध्यम क्या है? नहीं, इसके लिए कुछ फिल नहीं करना है। वो सेंटर में अगर आप पहुंच जाएं तो वो बता देंगे आपको क्या फिल करना है, आपको किस प्रकार की मदद मिल सकती है। जी अच्छा, हाल ही में जो है एक खबर पढ़ी कि भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। तो इसमें इस मिशन की क्या भूमिका है? जी, इसमें भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत के लिए अच्छी खबर है। कुछ सालों पहले जैसे 2016 में आप देखें तो ये हमारा क्रमांक 86 था जी, आज ये 39 है। आगे बढ़ रहा है। और तो यानी हमारी इकोसिस्टम जो है वो आगे बढ़ रही है, और इसके लिए काफी अलग अलग, जैसे भारत की ये इनोवेशन इकोसिस्टम है वो, उसमें काफी लोग योगदान दे रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन एक तो है ही है, लेकिन और भी लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, ये सारे लोग, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। और इससे एक अभी समय कैसे आता जा रहा है, जैसे अभी रिंकी जी ने जो प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में ये है कि एक इकोसिस्टम का चलना, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आइडिया है तो आपके आसपास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वो आइडिया को आगे लेके जाए। अगर आपको मैं एक मिनट और लूंगा, जी बिल्कुल। जैसे कोई आपको कई गांव में कहे कि मुझे एक्टर बनना है, आपका पहला उत्तर होगा कि भाई बंबई चला जा, क्योंकि वहां इकोसिस्टम है जी, तो वो उसको आगे ले जा सकती है। इसी प्रकार से हर जगह भारत में इकोसिस्टम बन रहा है, जिससे वो, अगर आपके जहन में आइडिया है तो उसको आप आगे ले जा सकते हैं। और जितनी स्ट्रांग इकोसिस्टम है उतना ही देश का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे रैंक ज्यादा है। बिल्कुल। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि आप सपने खुलकर देखिए, क्योंकि जो सपनों में पंख लगाने के लिए नीति आयोग जो है वो काम कर रहा है, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो लेकर आ रहा है। बिल्कुल जी। और अब दिल्ली से धर्मवीर जुड़ रहे हैं। जी धर्मवीर। सरद जी को पहली बार नमस्कार, और सर को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा देश परमाणु अटैक झेलने के बाद इतनी तरक्की कर गया है, उनके वहाँ जापान में इतनी अच्छी तरक्की है, छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में ही सारी शिक्षा दे दी जाती है, वो अपनी अपनी लाइन में लग जाते हैं। और दूसरा सवाल छोटा सा ये है, जो सीनियर सिटीजन हमारे देश के हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको अपने साथ क्यों नहीं आप जोड़ते? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बहुत अच्छे सवाल हैं। पहली तो ये बात कि जब अटल टिंकरिंग लैब नहीं बनी थी तब हमारे देश में नवाचार और उद्यमिता सीखना 18 साल के बाद ही मुमकिन होता था, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाते थे तब ये सब कुछ सीख पाते थे। आज की तारीख में अटल टिंकरिंग लैब्स की वजह से आप ये चीजें 11 साल की उम्र से सीख पा रहे हैं। तो ये जापान वाली जो बात जो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ रही है, तो ये एक बात है। बुजुर्गों की आपने बात की, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ अनुभव बहुत है, इसको अनुभव को कैसे जोड़ा जाए। तो हमारे यहाँ अटल इनोवेशन मिशन में मेंटोर इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी बुजुर्ग जो अपना समय देना चाहता है बच्चों को मेंटोर करने के लिए, उनको हम बच्चों से जोड़ने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर उसमें आपको छोटा सा एक इंटरव्यू भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को ले सकते हैं जो सही में जो अनुभव रखते हो। हाँ बिल्कुल। और अपनी जो ज्ञान है वो उस बच्चों तक पहुंचा सकते हो। और अब जगदीश जोशी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जी जगदीश जी। हाँ जी, मैं पहले तो एंकर मैम को नमस्कार। जी नमस्कार। और जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं स्टूडियो में, इनको भी नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई 45 प्लस है और ब्लाइंड पर्सन है जी, तो उसके लिए कुछ इसमें संभावना है, और अगर सपोज वो अपने मतलब
कुछ अगर सीख भी जाता है उसके लिए कोई लोन वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, या उसको कुछ अन्य आदमियों से जो नॉर्मल आदमी है उसको कुछ उनसे कुछ उनको लोन में कुछ छूट वगैरह, या क्या कुछ अलग से कुछ उसके लिए कुछ सब्सिडी वगैरह है या नहीं है, ये जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद जी। हमारे प्रोग्राम में इनके लिए सब्सिडीज तो नहीं है, लेकिन एक चीज ये है कि 2 चीजें हैं कि ये जो स्टार्टअप्स बने हैं, जो जैसे 4000 स्टार्टअप जो अटल इनोवेशन मिशन में बने, उन्होंने 40,000 लोगों को नौकरी दी है। तो ये इस प्रकार की कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा, इससे भी ज्यादा जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मैंने बात की कि बेंगलोर में असिस्टिव टेक फाउंडेशन में एक नया अटल इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है जो दिव्यांगों के लिए बड़ा जुट के काम कर रहा है। तो वहां पर अगर आप जुड़ना चाहें, किसी भी प्रकार से कुछ रोल लेना चाहें, तो इस प्रकार की चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, और इसके बारे में अगर और बात की जाए तो हम बताना चाहेंगे कि टिंकरिंग जो लैब है उसके माध्यम से कुछ और अगर आप उदाहरण देना चाहें कि बच्चों के लिए किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं और एक अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। जी, आज की जैसे जब हमने टिंकरिंग लैब शुरू की तो इसका मकसद तो सिर्फ माइंडसेट चेंज का था। जी। जैसे टिंकरिंग लैब स्कूलों में आज की तारीख में एक ही ऐसी जगह है जिसमें कोई एग्जाम नहीं है। हाँ। जिसमें एक बच्चा पहले प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर नवाचार कर सकता है। बाकी का जो माहौल स्कूल का है जी, उसमें पहले सॉल्यूशन सिखाया जाता है और फिर परीक्षा में प्रॉब्लम पूछा जाता है। इससे ये उल्टा है। तो लेकिन बच्चे इन सालों में अटल टिंकरिंग लैब्स के बच्चे इससे कई ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, इन द सेंस कि आज की तारीख में अगर आप ये स्कूलों में जाएंगे जी, तो कई बच्चों के पास पैटर्न्स हैं उनके आइडियाज के लिए। कई बच्चों ने स्टार्टअप्स चालू कर दिए हैं। तो सर स्टार्टअप्स जो चालू किए हैं तो उसके लिए मतलब क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा, किस तरीके से अपना स्टार्टअप शुरू किया? तो इन्होंने क्या किया कि वैसे तो आज की तारीख में ऑनलाइन इतना नॉलेज है कि लोग अपने आप शुरू कर देते हैं। लेकिन स्कूलों के आसपास जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स या और कोई इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है, बच्चे वहां चले जाते हैं। अच्छा। और फिर वो इंक्यूबेशन सेंटर जैसे मैं बता रहा था उसको हैंड होल्ड कर देता है। चलिए, शिमला से राकेश अब जुड़ रहे हैं, आइए जान लेते हैं कि क्या प्रश्न है राकेश का। जी राकेश। नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में ये अटल टिंकरिंग लैब का किस जगह पे है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के 5% स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। तो अगर इसकी अगर आपको यादी चाहिए तो ये अगेन हमारे वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य और आकांक्षी जिलों में भी कम से कम 2500 नए एटीएल जो है वो निर्माण करना रखा गया उनका लक्ष्य। तो वो वहां पे किस तरीके से काम कर रहे हैं? इसका आइडिया ये है कि ये जो राज्य हैं जैसे हिमालयन रीजन में वगैरह, वहां पर हमारी जो नॉर्मल व्यवस्था बाकी के देश में चल रही है उससे कुछ हमें अलग करना होगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हमने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कुछ 2 सालों से हम चला रहे हैं, जिसमें हमने कहा है कि अगर एक स्कूल को अटल टिंकरिंग लैब चाहिए तो 3 स्कूल जो आसपास के विस्तार में हैं वो मिलके अटल टिंकरिंग लैब बना सकते हैं ताकि तीनों को एक्सेस रहे। अच्छा। हमने कुछ ऐसी चीजें की कि जैसे टीचर्स को, सारे टीचर्स को ट्रेन कर दिया, यानी सिर्फ टिंकरिंग लैब चलाने वाले टीचर को नहीं, सब टीचर को। इन सब से क्या हुआ है कि अगर आप आज की तारीख में कंपटीशन, इनोवेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेशन देखें तो जम्मू और कश्मीर का पार्टिसिपेशन बाकी के देश के पार्टिसिपेशन से 10 गुना है जी। तो इस प्रकार की चीजें जहां ये सारे पूर्वोत्तर के राज्य वगैरह, वहां पे भी सिमिलर पोटेंशियल है। इन बच्चों को भी हम ये नवाचार की मूवमेंट से जोड़ना चाहेंगे। तो ये 2500 जो लैब बननी है, इसका ये मकसद है। अच्छा, सपोज कीजिए अगर मेरा कोई स्कूल है और मेरे पास अटल टिंकरिंग लैब नहीं है तो मैं इससे कैसे जुड़ सकती हूँ? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत स्कूल्स ये क्वेश्चन पूछते हैं।
अटल टिंकरिंग लैब्स, हमारा अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य 10,000 बनाने का था, ये हमारा मैंडेट था। अब जाके अभी पिछले महीने कैबिनेट का निर्णय रहा है कि ये लैब्स अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएंगी और इसको 70,000 लैब तक ले जाएंगे। अच्छा, तो ये इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जब खुलेंगी तब कोई भी स्कूल जो इसकी रिक्वायरमेंट्स के भाई 1500 स्क्वायर फुट का रूम होना चाहिए, कुछ कक्षाओं का अभ्यास वहां पे होना चाहिए, जैसे कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अभ्यास करते विद्यार्थी होने चाहिए, साइंस का टीचर होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप इसको ये कंडीशंस आपको मीट करते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस योजना के बारे में और किस तरह के जो लोग हैं, आपने पहले शुरुआत में बताया कि इसमें रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, आपने मेंटर जो है वो उनको लिया हुआ है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और लोगों को जागरूक करें, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सपोज अगर मैं जुड़ना चाहती हूँ इस योजना से, तो मैं कैसे उसको अप्लाई करूँ और वहां तक जाकर पहुंच मेरी बन सके? एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मेंटोर जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, इनको पेमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन मेंटोर इंडिया प्रोग्राम जो अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट aim.gov.in जो है, aim.gov.in, उसके ऊपर मेंटोर इंडिया प्रोग्राम में जाके आप मेंटोर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम आपका संपर्क करेंगे और आपका छोटा सा इंटरव्यू करने के बाद आप मेंटोर। तो जिन वॉलंटियर्स की आप बात कर रहे हैं, तो किसी तरह का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये वॉलंटियर है, एक तो ये चीज। दूसरा ये कि वॉलंटियर्स को हम जो मेंटोर्स जो हैं। जी सर, इससे पहले कि हम आप ये सुन ले, एक और कॉलर जुड़ गए हैं पुणे से, डॉक्टर गोहा, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी गोहा जी। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। आई जस्ट हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। आई एम अ लो विजन पेशेंट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूना महाराष्ट्र में कोई अटल टिंकरिंग लैब का कोई स्कोप या कोई प्रावधान है क्या? Yes, Dr. Guha, there are many Atal Tinkering Labs in in Maharashtra region. It's one of, in fact, the largest concentration. So Pune itself has more than 50 labs. But the one you want is perhaps, अगर आप अपने लिए solutions देखना चाहते हैं, then you probably want incubation centers, of which there are many also in Pune. Pune is one of the larger concentrations of incubation centers. तो आप एक आइसर पुणे में है, जैसे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL में वेंचर सेंटर है, ऐसे कई इंक्यूबेशन सेंटर्स पुणे में हैं जहां आप जाके संपर्क कर सकते हैं। तो इसका चैलेंजेस जो है वो आने वाले टाइम में क्या होगा? किसका चैलेंजेस? ये इसी योजना का। हाँ, सो अभी अगर आप देखें कि सो फार व्हाट वी हैव डन इज के एक आइडिया से अर्ली स्टेज स्टार्टअप बनाने तक हमारी इकोसिस्टम पहुंच गई है। जी। एक छोटे स्टार्टअप से बड़ा ग्लोबल स्केल कंपनीज बनाने की जो बात है, वो हमारे देश में कुछ यूनिकॉर्न्स तो बन चुके हैं, लेकिन हर स्टार्टअप को पता नहीं है कि मैं कैसे बड़ा बनूं। तो ये एक चैलेंज है, इसको हमें करना होगा। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन ने अभी वर्नाक्युलर इनोवेशन इनोवेटर्स को शामिल करने के लिए एक लीपी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति इनोवेटर, इन्वेस्टर अंग्रेजी नहीं बोलता है, इसको कैसे शामिल करें, ये हमारी एक बड़ी चैलेंज है। तो ये चीजें हम अब करेंगे। जी बिल्कुल वैष्णव जी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो समय है वो और जो यंग जनरेशन हैं वो पैदा करेगा और नए आइडियाज के साथ लेकर आएगा। तो आप सभी के साथ की गई बातचीत और सवालों से बहुत सारी बातें सामने आई, कैसे इस मिशन के माध्यम से पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार होगा, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और हमें अगर नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स तैयार करने हैं तो आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ना होगा। तो श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई और हमें फोन किया। और साथ ही FM गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए नीति आयोग के में अटल नवाचार मिशन के निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यही समाप्त होता है। अगले सोमवार रात 9:30 बजे फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए फरहत नाज को इजाजत। आप स्वस्थ रहिए और आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।